अस्सलाम वालेकुम आबादगार भाइयों। आज फिर से हम अपने उस केले के टुकड़े में खड़े हैं जहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि हमारी जटादार ज़राइज यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम हसन शाह राशिदी है और मैं ज़राई तहकीकाती इदारे टंडोजाम से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ एज अ सीनियर साइंटिस्ट और मेरा जो शोबा है वो है सॉइल फर्टिलिटी यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको चंद बातें बताऊँ। ये जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने का मेरा मकसद ये है कि आपको दिखाऊँ कि ये तकरीबन 12-13 दिन पहले हमें ये केला हैंड ओवर हुआ था, तकरीबन 1 एकड़ के करीब है। और इस केले की कंडीशन बुरी थी, लेकिन हमने कुछ अपने तरीके से, यानी पहले ये मकादे में था तो मकादेदार अपनी तरीके से कोशिश करता था कि इसको सही करूं, बेहतर करूं। लेकिन जब से ये हमारे पास आया है, हम कोशिश कर रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर इसको हमने काफ़ी सेट किया है। हम कोशिश कर रहे हैं और भी सेट करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जटादार ज़राइज यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये बात नहायत ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन जो है ना वो ख़राब भी ना हो और आपकी ज़मीन से हम पैदावार भी अच्छी ले सकें। यानी ज़मीन कमज़ोर भी ना हो, ज़मीन बीमार भी ना हो और ज़मीन डेड भी ना हो, और उससे हम पैदावार भी अच्छी ले सकें। उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम अपनी ज़मीन को ऑर्गेनिक मैटर में रिच करें। अगर हमारी ज़मीन ऑर्गेनिक मैटर में रिच होगी, नामियाती मादे में रिच होगी, तो हमारा हर क्रॉप बेहतर जाएगा। वरना हमारा क्रॉप वो कंडीशन उसकी वो हालात वो अपना बरकरार नहीं रख सकेगा, जिससे वो या तो हमें प्रोडक्शन कम देगा या ख़त्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा। जैसे ये केला है, केला हैवी फीडर क्रॉप है, इसको ज़मीन से बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए। अच्छा, अगर ज़मीन में हम सिर्फ केमिकल डालते रहेंगे तो ज़मीन हमारी क्या होगा, कमज़ोर होती जाएगी। ज़मीन को ज़िंदा रखने के लिए हमें ज़मीन को सेहतमंद रखना पड़ेगा। और ज़मीन की जो सेहत का राज है वो डिपेंड करता है नामियाती मादे पे, ऑर्गेनिक मैटर पे। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा सोर्स है कार्बन की, जो हमारी ज़मीन में 1% से भी कम है। आप खुद सोचें, अगर नामियाती मादा 1% से भी कम है तो कार्बन कितना होगा? हालांकि कार्बन 5% तक चाहिए हमें ज़मीन में, लेकिन हमारी ज़मीनों में 0% तक पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि हम एक तो कंटिन्यूसली क्रॉपिंग करते रहते हैं, फसल अपनी ज़मीन पे लगाते रहते हैं, और हम अपना फार्म यार्ड मैन्योर का कम इस्तेमाल करते हैं, बायो कंपोस्टिंग कम करते हैं। तो ये सारी बातें मिलके ये बताती हैं कि हमारे पास कार्बन कम है। अगर हमारे पास कार्बन कम है तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन की ज़िंदगी है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है या बिल्कुल कम हो गई है। एक तो हम जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उसके रेडिड्यूज जाते हैं जब अंदर ज़मीन में, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ जब माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, यानी जो छोटी सी जीवत के लिए, उसके लिए जो कार्बन उसकी खुराक है, अगर कार्बन ही हमारी ज़मीन में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो ज़मीन हमारी ज़िंदा ही नहीं रहेगी, उसकी सेहत ही ख़राब हो चुकी होगी। वो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है, वो जो छोटे जरसूम हैं वो क्या करते हैं? ये जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, ये उनका फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर्म चेंज करके फिर उनको पौधे की तरफ अपटेक करवाते हैं। जैसे हम फास्फोरस ज़मीन में डाल देते हैं, फास्फोरस ज़मीन में जज्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, बल्कि एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी वो फिर पौधे को दस्तयाब ही नहीं होती जब तक कि वो हमारे जरसूम में उसको सॉल्युबलाइज नहीं करते। जैसे फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करने के लिए बैक्टीरिया काम करते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन और दूसरे जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या जो ज़मीन के अंदर मैदनियात पड़ी हुई हो, उनके लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी या जरसूम में बहुत ज़रूरी है, और वो फ़ायदेमंद जरसूम है। अब देखें, इस ज़मीन में कभी ज़मीन ने देखा ही नहीं है फार्म यार्ड मैन्योर। कुदरत का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कि अगर हम इसको फर्टिलाइज़र ना दें, कुछ भी ना दें, खुराक ना दें, तो ये तो खड़ा रहेगा बेचारा, लेकिन ये अपना जो फ्रूट है वो कम करेगा। ये ग़िज़ा कहाँ से हासिल करेगा? ये ग़िज़ा इन पत्तों से। देखें, ये पत्ते खुश्क हो जाते हैं, ये पीछे मेरे पत्ता है, ये खुश्क हुआ पड़ा है,
ये ज़मीन में नीचे गिरेगा, फिर डिकम्पोजिशन इसका स्टार्ट होगा, गलने सड़ने का अमल होगा, फिर ये ज़मीन में जाएगा, इसी से फिर पौधा अपनी खुराक लेगा। ये एक नेचुरल साइकिल है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी पौधे को बूस्ट करते हैं खुराक के साथ, केमिकल खुराक के साथ बूस्ट करते हैं ताकि हमें प्रोडक्शन अच्छी मिले। केमिकल फर्टिलाइज़र से हम मना नहीं कर सकते क्योंकि उसके सिवा हम जा नहीं सकते हैं, आगे नहीं जा सकते, हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसके लिए मेरी आप दोस्तों से, आबादकारों से गुजारिश है कि केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ साथ आप या तो फार्म यार्ड मैन्योर इतना दे दें उसमें। अगर फार्म यार्ड मैन्योर नहीं देते तो आजकल कार्बन के सोर्स में बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं। जैसे हमारे पास, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। हमने एक कॉम्बिनेशन बनाई है। अभी मैं अपने जो मेरे पास केले का टुकड़ा है तकरीबन 1 एकड़ के करीब है, उसमें अभी मैं एक पोटाश यानी SOP फार्म में, जो सॉल्युबल फार्म में है, लो pH वाला 25 kg वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी NP, जिसको हम नाइट्रोफॉस कहते हैं, 23 कहते हैं, उसकी मैं हाफ बैग इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और उसके साथ मेरे पास अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट की भी मैं फ़िलहाल हाफ बैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके साथ मैं पोटैश ह्यूमेट और प्लस में कार्बन, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है, वो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अभी जो कंडीशन है, मैंने आपको 13 तारीख से ये केला मेरे पास आया, 13 अप्रैल से आज माशाल्लाह 26-27 अप्रैल है, मेरे ख्याल से 26 अप्रैल है। तो ये 13 दिनों में जो है ना, केले की कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। सिर्फ एक फर्टिलाइज़र हमने दिया है, सिर्फ एक फर्टिलाइज़र पर हमारी केले की जो कंडीशन है, जो हालात हैं उसके, वो बेहतर हो रहे हैं। तो बराए करम आप इस वीडियो को देखें और क्या क्या हम आगे आपको दिखाते हैं वो भी आपको बताएंगे। और अब जो इसका फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन होगी मैं आज करवाता हूँ वो, उसके बाद इसको पानी दे देंगे। उसके बाद फिर 1-1.5 हफ्ते के बाद फिर हम आपको अपने केले की कंडीशन दिखाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा लेकर चलता हूँ कि हमारे केले की कंडीशन क्या है, वो आपको दिखाता हूँ। चलें आपको ये दिखाते हैं। ये थोड़ी बहुत दरेशी की हुई है मेरे बंदे ने इस केले में, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट काफ़ी मिल रहे हैं। ये बंच अभी छोटा है, ये इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका जो नीचे वाला ये बच्चे आ रहे हैं, नीचे वाला ये देखें, ये जो बच्चा है ये बेहतर आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे ही फर्टिलाइज़र का इसको डोज अच्छा मिल रहा है तो ये अच्छा आ जाएगा, इसका बंच अच्छा होगा। वैसे भी मेहनत करना अपना काम है, बरकत देना मालिक का काम है। पहले ऐसी कभी मेहनत हुई नहीं है। ये भी देखें, ये अच्छा जो है ना, इसका साइज़ हो चुका है माशाल्लाह। आज कोशिश करेंगे आज सुबह इसको पानी दे दें। ये भी नया बंच निकल रहा है, ये अभी अच्छा आएगा। अब आपको कोशिश करके हम वहाँ ले चलते हैं। देखें, ये एक बच्चा है, इसके जो जिसको हम सिंधी में गिच्ची कहते हैं ना, ये बड़ी होनी चाहिए। इसका साइज़ जो है, लेंथ, ये बड़ा होना चाहिए। ये ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो वो बेहतर होगा, यानी आगे चल के उसमें काफ़ी हमें फ़ायदा होगा, इसका बंच भी अच्छा होगा। इसमें इस फर्टिलाइज़र से कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये देखें ना, ये अभी इतनी ज़्यादा इसकी, और इसकी जो बेस है वो भी कुछ मज़बूत है। बेस इसका मज़बूत होना चाहिए, नीचे से हिले नहीं। आगे दिखाते हैं आपको। देखें, ये जो है, ये भी इसमें पावर तो है अपनी जगह पे ऊपर आने का, लेकिन इसका जो है ना, वो निज़ाम अभी भी ठीक नहीं है। फर्टिलाइज़र की वजह से ये बेहतर हो जाएगा। अब हम मिक्स करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी हम आपको नाम नहीं बताते हैं, ये हम तजर्बा कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से जो है ना, ये जो वाइटिश कलर का है, इसके इस्तेमाल से हमें ये है कि इसका लिटरेचर जो हमने पढ़ा, ये गर्मी से बचाता है प्लांट को। तो हम अभी इसको मिक्सचर में मिलाएंगे। अमोनियम सल्फेट है, पोटाशियम ह्यूमेट है, और NP है, और सल्फेट का पोटाश है। इसका मिक्सचर बनाते हैं और फिर हम उसको जो है ना इसमें देते हैं। ये हम आगे चल के आपको बताते हैं कि इसका मिक्सचर हम कैसे बनाते हैं इस मरकब को। अब ये से थोड़े बहुत जो पत्थर टाइप हैं ये हम निकाल रहे हैं। इसको फिर आगे दूसरी इरिगेशन में हम इसको तोड़ के फिर दे देंगे। बाकी अब हम इसमें ये मिला रहे हैं। ये सोर्स ऑफ कार्बन है, इसमें कार्बन बहुत अच्छा है, और इसके अलावा इसमें ये पोटेशियम ह्यूमेट है, यानी ह्यूमिक एसिड भी है
और पोटैश पेस्ट में। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये भी कभी मैं आपको बताऊंगा, इस पर एक अलग से पोस्ट रखेंगे। बहरहाल यहाँ पर इसको मिलाने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़मीन को थोड़ा कार्बन में रिच करें, इस वजह से हम इसको मिक्स करना चाह रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि देखते हैं कि ये किस तरह मिक्स करता है इसको और किस तरह प्लांट में देता है। इसके साथ ही हम फिर आएंगे पोटैश की तरफ और एनपी की तरफ और अपना अमोनियम सल्फेट की तरफ। तो हम कोशिश करते हैं कि जो है इसमें इस तरह का सिस्टम बनाए कि सारी चीज़ें जो है ना इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश, और नाइट्रोफास और अपना अमोनियम सल्फेट। ये हम 25 किलोग्राम तकरीबन इसमें डाल रहे हैं SOP डाल के फिर हम इसको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये हम इसको अच्छे तरीके से डाल के फिर ये हम इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद ये भी डालेंगे अपना NP। ये कोशिश करेंगे कि तकरीबन 12-13 किलो या 15 किलो के नज़दीक जो है ना वो हम NP दे दें, क्योंकि पहली एप्लीकेशन में भी हमने तकरीबन NP दिया हुआ है। ज़मीन को पूरी 1 एकड़ को दी हुई है, 1 एकड़ से थोड़ा कम है उसमें हमने दी हुई है। और ये देखें इसका जो कलर है वो भी माशाल्लाह ये बेहतर हो गया है। अभी ये हम डाल के फिर हम इसको अमोनियम सल्फेट डालते हैं। अमोनियम सल्फेट भी हम कोशिश करेंगे इसको फ़िलहाल जो है तकरीबन 12-13 या 15 किलो तक दें अंदाज़न, क्योंकि ये हम हर पानी में कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा दें, और इसको ज़्यादा भी नहीं देना है कम भी नहीं देना है। उसके हिसाब से हम इसको दे के फिर सही तरीके से इसको मिक्स करना है, क्योंकि हर प्लांट को जो है ना वो सही डोज चाहिए होता है। इसलिए ये देखें ये बाकायदा इसमें मालूम हो रहा है। इसका दाना भी अच्छा है अमोनियम सल्फेट का, और हम कोशिश करते हैं कि जो है ना वो क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी इस्तेमाल करें। तो ये तकरीबन अभी मिक्स होने वाला है, ये अभी मिक्स हो रहा है। फिर आगे चल के हम इसको प्लांट को कैसे देते हैं वो भी आपको वो तरीका बताएंगे। थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन हमारा जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो इस मेहनत से काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हमें आसानी से जो है ना वो अच्छी पैदावार दे सकेगा। ये हम भर रहे हैं झोली इसकी, और ये हम हमारा जो बंदा है वो जाएगा और इसको मैंने कहा हुआ है कि किस तरह अप्लाई करना है। ये देखें ये बिल्कुल तकरीबन 1 फीट दूर जो है ना स्टेम के वो दे रहा है, और ये तरीका सही है इसके देने का। बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है तो वो मैंने इसको कहा है कि भले थोड़ा बहुत बीच में दे दे, क्योंकि ये ज़मीन को नरम करेगा, और जैसे ही ज़मीन नरम होगी तो ज़मीन को खामखा फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी गोडी की, किसी दड़ की, किसी इंटरकल्चरिंग की। साल में कोई एक मरतबा हमने करवाई तो करवाई, क्योंकि थोड़ी बहुत घास फूस हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए, वरना एयरेशन जो है ना ज़मीन में होती रहेगी। जी जनाब, ये है जो इसकी कंडीशन, जो हमने वो एक रेसिपी तैयार की है और अपनी ज़मीन में दी है। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है बनाना के ऊपर। आपको फिर ले चलेंगे हम, जब इसके रिज़ल्ट कुछ अच्छा ना लगेंगे, बेहतर होने लगेंगे, तो हम आपको फिर इस वीडियो में लेकर चलेंगे। ये एक छोटा सा फिर वीडियो क्लिप आपको याद आ जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या है।